सबसे पहले खबर आपको भारत के खिलाफ बेतुके आरोप लगा रहे कनाडा के प्रधानमंत्री की। दरअसल जस्टिन ट्रूडो की पोल पूरी तरीके से अब खुल गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने कबूल किया कि आरोप लगाने से पहले कनाडा ने भारत को कोई सबूत नहीं दिए। हमने सिर्फ प्रारंभिक खुफिया जानकारी दी। We chose to continue to work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, oh, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, let's work together and look into your security services and maybe we can get that done. No, we're not doing that. हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत ने पलटवार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम ट्रूडो ने जो बात स्वीकार की है, हम उस बात को लगातार कहते रहे हैं। कनाडा ने हम पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर उन्होंने हमें कोई सबूत पेश नहीं किए। पीएम ट्रूडो के आरोपों से भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच जो खटास आई है, उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो की है। आज हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यानी कि नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में आज एनडीए का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। हरियाणा में दूसरी बार बनेगी नायब सैनी की सरकार। बीजेपी विधायकों ने सर्वसम्मति से सैनी को चुना नेता। अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक जीत का नायक। हर किसी को जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। बुधवार को पंचकुला के बीजेपी दफ्तर पंचकमल में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसके शुरू होने के कुछ मिनटों के भीतर ही गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान कर दिया। जो बैठक में एमपी के सीएम मोहन यादव के साथ बतौर बीजेपी ऑब्जर्वर शामिल हुए थे। हरियाणा नए चुने हुई विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है, जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल बेद जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। अमित शाह ने हरियाणा में बीजेपी को मिली लगातार तीसरी जीत का सेहरा नायब सिंह सैनी के सिर बांधा। मगर बीजेपी प्रदेश में इस ऐतिहासिक मुकाम तक कैसे पहुंची, ये समझाते हुए उन्होंने तीन चेहरों और उन तीनों की कार्यशैली से प्रदेश में जमीनी स्तर पर हुए तीन बड़े बदलावों को लगातार जीत की वजह बताया है। अमित शाह के मुताबिक वो तीन चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और तीसरी बार जीत के नायक बने नायब सिंह सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम देखते थे, तब हरियाणा के प्रभारी थे। हरियाणा के विकास की जरूरियातें, हरियाणा के जनता का सर्वांगीण विकास, इसके लिए उनके मन में हरियाणा की समस्याओं की समझ उसी वक्त से जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जाने का निर्णय किया और पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। श्री मनोहर जी इसके मुख्यमंत्री बने।
में से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया कि खर्ची और पर्ची के बगैर, मतलब करप्शन के बगैर और सिफारिश के बगैर डाकिया आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है। और उसने हरियाणा की ठेठ नीचे रहती हुई गरीब जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। हरियाणा में सालों से एक परंपरा थी, जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले का बन जाता था, दूसरा मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले का विकास करता था, समग्र हरियाणा विकास के लिए तरसता रहता था। मनोहर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद समग्र हरियाणा के विकास की नींव पड़ी और समग्र हरियाणा के विकास, मैं तो आश्चर्यचकित हूं जब इस चुनाव के पहले धर्मेंद्र जी के साथ मैं यहाँ पर आया, थोड़ा क्या क्या हुआ है। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 8 करोड़ से कम विकास का खर्चा हुआ। मैं बड़ी योजनाओं की बात नहीं कर रहा, पहले जातियों के आधार पर भी सरकार चली। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति जाति के आधार पर विकास की संकल्पना को खारिज कर, हम सर्वसमावेशी विकास में विश्वास रखते हैं। और हरियाणा में भी पहली बार मनोहर लाल जी ने और हमारे नायक जी ने 36 बिरादरियों के विकास की सरकार चलाई और हर बिरादरी के विकास। ये 3 कारण थे जिसने हरियाणा में फिर से तीसरी बार सीएम सैनी ने दूसरी बार भरोसा जताने के लिए विधायकों और बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया और इसी मंच से शपथ ग्रहण के साथ ही 24,000 भर्तियों का रिजल्ट घोषित करने का ऐलान करते हुए बीजेपी नेतृत्व को ये बताने की कोशिश की कि पार्टी का किया हर वादा जनता से पूरा करूंगा। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। वादा तो कांग्रेस ने भी किया था, वो भी 1 नहीं 7, लेकिन लचर संगठन और पार्टी नेताओं की गुटबाजी ने उसे तीसरी बार भी सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीते 10 सालों में 3 बड़ी हार के बाद भी कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब रही। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 90 में से 47 सीटें मिली थी और वोट मिले थे 33.2%। 2014 में INLD 19 सीटों और 24.1% वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं कांग्रेस 15 सीट और 20.6% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी। सत्ता से बेदखल होने के बाद उसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं मिली थी। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट 6% बढ़कर 36.49% हो गया, लेकिन सीटें घटकर 40 तक पहुंच गई, जिसके चलते उसे सरकार बनाने के लिए जेजेपी की मदद लेनी पड़ी, जिसे 10 सीटें और 14.80% वोट मिले थे। 2019 में कांग्रेस की सीटें और वोट परसेंट दोनों में इजाफा हुआ। उसे सीटें मिली थी 31 और वोट मिले थे 28.8%। वहीं 2024 के चुनाव में पिछली बार से बीजेपी का वोट बढ़ा 3.45%, जो इस बार 39.94% रहा, मगर सीटें बढ़कर 48 हो गई। कांग्रेस को पिछली बार से 11% ज्यादा वोट मिले, उसे बीजेपी से सिर्फ 0.85% कम वोट मिले, जो 39.09% रहा,
मगर वो सिर्फ 37 सीटों पर सिमट गई। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यकीनन लगातार तीसरी बार मिली बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है, मगर वहीं आंकड़े ये गवाही भी दे रहे हैं, कांग्रेस भले सरकार बनाने लायक सीटें नहीं जीत पाई, मगर 10 सालों में उसका जनाधार लगातार बढ़ता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद चंडीगढ़ में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में बीजेपी और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक को संबोधित करेंगे और इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और नागालैंड के मुख्यमंत्री के भतीजे रियो भी चर्चा का नेतृत्व करेंगे। बैठक में बीजेपी के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम और नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और इस बैठक में राष्ट्रीय विकास के मुद्दों को शामिल करते हुए एक संयुक्त एजेंडे पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें संविधान का अमृत महोत्सव मनाने और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास की 50वीं वर्षगांठ जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। डूंगरपुर से बड़ी खबर यह है कि उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। 2 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश मंडलवार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 84 सीट को लेकर बैठक लेंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी। आज चिखली, कुआं और सलारेश्वर मंडल की बैठक है। कल गुजरेश्वर, झोथरी और सीमलवाड़ा मंडल की मीटिंग। कहा, विधानसभा उपचुनाव के लिए सब कुछ तय हो चुका है। 84 में जमीनी पकड़ बनाने वाले कार्यकर्ताओं को बनाएंगे उम्मीदवार। अग्रवाल ने 84 सीट पर जीत का दावा भी किया है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो हर दौरा चुनावी है। हम लोग चुनाव की तैयारी को संगठनात्मक रूप से अंतिम स्वरूप देने आए हैं। मैं सभी मंडलों में जाऊंगा। तो पिछले 3 चुनाव में जीत का अंतर काफी बड़ा रहा है, कैसे टारगेट को पूरा किया जाएगा? नहीं, ये चुनाव हम जीत रहे हैं और ये जीत और हार का अंतर रहा होगा, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं और हर स्तर पर बदल चुकी है। यहाँ के नागरिक और मतदाता भी बदल चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता बदल चुके हैं, उनका उत्साह बढ़ चुका है। और उदयपुर से खबर है, जहां पर बुजुर्ग का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े परिजन। मोर्चरी के बाहर लोग एकत्रित हुए हैं। पैंथर के हमले में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों को 20 लाख का मुआवजे की मांग है और आदमखोर पैंथर को मारने की कर रहे मांग। घायल को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही है। बड़गांव थाना पुलिस और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उदयपुर में कल 2 महिलाओं पर अटैक किया था पैंथर ने, जिसके बाद एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। और अब पैंथर के हमले में जिस महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है, परिजन जो है मोर्चरी के बाहर पर इकट्ठा होकर पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े हैं परिजन और 20 लाख के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो घायल महिला इस वक्त जिसमें अस्पताल में इलाज चल रहा है, घायल को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग जो है वो की जा रही है। हम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ग्रामीण जो है वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि जो पैंथर है वो लगातार अटैक कर रहा है और अभी तक 9 लोगों को शिकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में स्थित न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किया गया है। न्याय की देवी की मूर्ति से आंखों की पट्टी हटा दी गई है। साथ ही हाथ में तलवार की जगह संविधान को रखा गया है। परंपरागत मूर्ति की तरह एक हाथ में तराजू तो है, पर दूसरे हाथ में तलवार की जगह भारत का संविधान है। हम आपको पुरानी और नई दोनों ही तस्वीर दिखा रहे हैं और इस नई मूर्ति को CJI DY चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है और इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखी गई है क्योंकि ये समाज में संतुलन का प्रतीक है। भारत में रहकर पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगाने वाले एक युवक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सशस्त्र
जमानत दी है। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वाले आरोपी फैजान को जब भारत माता की जय के नारे के साथ पुलिस थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार सुबह 11 से 12 बजे के बीच ऐसा करना होगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को इस शर्त पर का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल रायसेन निवासी फैजल उर्फ फैजान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ नारे लगाए और ऐसा करके उसने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की। तो थाने में जाकर तिरंगे को रोज सलामी देनी होगी। एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी को ये सशस्त्र जमानत दी है, जिसमें शर्त ये रखी गई है कि आरोपी को थाने में जाकर 21 बार भारत माता की जय और सलामी देनी होगी तिरंगे को। बिहार में एक बार फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया बनकर मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। निकिता अब मिस वर्ल्ड के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दादरा और नगर हवेली की रेखा पांडे को फेमिना मिस इंडिया 2024 की फर्स्ट रनर अप का ताज पहनाया गया और गुजरात की आयुषी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 की सेकंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया। निकिता पोरवाल, रेखा पांडे और आयुषी को नेहा धूपिया ने फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक सांप महिला के पीछे पड़ा हुआ है। सांप ने 3 महीने में उसे तीसरी बार डसा है और सांप के डर से महिला मायके चली गई है। सांप ने तीनों बार खेत में काम करते समय सुबह के वक्त काटा। सफेद रंग के धब्बेदार लाल रंग का सांप बताया गया है। इसमें हैरानी की बात यह है कि हर बार परिवार ने महिला का डॉक्टर से इलाज नहीं कराया। अंधविश्वास का शिकार परिवार ने झाड़ फूंक कराया। फिलहाल महिला स्वस्थ बताई जा रही है। अलीगढ़ के गोंडा थाना इलाके की ये पूरी घटना है।